हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोरोना में, लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो मेरे बच्चे और बायो लेने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो ओनली एमपी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है या उनके पास नोट्स नहीं है, तो वो ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गांव में ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बच्चे बिल्कुल बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो वो ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को फायदा मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। जहाँ डाउट्स हो पूछ सके। वो चाह कर भी कोचिंग स्कूल नहीं जा सकते, तो कम से कम इन्हीं वीडियो से पढ़ाई करें। ठीक, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी? फर्स्ट क्लास। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। उसके अंतर्गत हमने एक संकर क्रॉस पढ़ लिया, विभिन्न शब्दावली पढ़ ली है ना। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम, जो इनके जनक थे, वंशागति के इन्होंने बताया, जिसके अनुवांशिकी के जनक थे मेंडल। इनके जो नियम थे, जो जब ये जीवित थे तब माने नहीं गए और बाद में इनके नियमों को माना गया। मेंडल ने वास्तव में 2 नियम दिए थे, एक पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्र व्यूहन का नियम। बाद में जब अन्य वैज्ञानिकों ने उनके प्रयोगों को दोहराया, देखा, तो उन्होंने, जो मेंडल ने एक नियम नहीं दिया था, केवल एक उसका प्रारूप दिया था कि किस तरह से चेंजेस आते हैं यदि फर्दर जनरेशन को बढ़ाया जाए, F1 जनरेशन कैसी होती है, क्या मिलता है, तो उसको भी उन्होंने नियम बना दिया। तो आज की डेट में मेंडल के 3 नियम माने जाते हैं। मेंडल का प्रभाविता का नियम, दूसरा मेंडल का पृथक्करण का नियम और तीसरा मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का नियम। और इसमें भी आप ये समझ लें कि जो मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम और जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसका सीधा सीधा संबंध एक संकर क्रॉस से है। एक संकर क्रॉस में से संबंधित है, यानी दोनों ही नियमों में जिस चीज का प्रयोग किया गया है वो है एक संकर क्रॉस। जो तीसरा नियम है स्वतंत्र व्यूहन का नियम, वो द्विसंकर क्रॉस से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि एक संकर क्रॉस क्या होता है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक संकर क्रॉस। और जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। 3 जोड़ी विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराने पर उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं त्रिसंकर क्रॉस। और यदि इससे भी ज्यादा लक्षणों को लिया जाता है तो उसे कहा जाता है बहुसंकर क्रॉस। ये आपको हमने बता दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने जब प्रयोग किए तो उन्होंने कौन कौन से चरणों का प्रयोग किया। ठीक है, तो मेंडल ने जब प्रयोग किए तो उनका पहला चरण क्या था, पहले अपन चरण देख लेते हैं, उसके बाद अपन नियम देखेंगे। ठीक है, तो मेंडल ने जब प्रयोग किया तो प्रयोग के जो चरण थे, प्रयोग के चरण में पहला चरण था, सबसे पहला चरण था मटर की ऐसी प्रजातियों को चुनना, ऐसे पेरेंट्स बनाना जिनमें 2 स्पष्ट रूप से विपरीत लक्षण दिखते हों।
स्पष्ट रूप से विपरीत लक्षण वाले पौधों को, विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों को चुनना। शुद्ध पौधे का मतलब है कि उसमें जो एक जोड़ा जीन है वो दोनों एक जैसी हो। शुद्ध पौधों को चुनना, ये भी मैंने शब्दावली आपको बताई थी। शुद्ध का मतलब होगा कि यदि उसमें जीन लंबे की है तो दोनों जीन जो युग्म विकल्पी पाई जाएंगी वो दोनों एक जैसी हो। टॉल मतलब दोनों ही कैसी हो, प्रभावी हो। और यदि वो बौने हैं तो उस समय में उनकी दोनों जीन कैसी हो, बौनी ही हो। इन्हें शुद्ध पौधे कहा जाता है। फिर दूसरा चरण था, ये चरण है पहला, स्पष्ट रूप से विपरीत लक्षण वाले पौधों को चुनना। और इनको क्या बनाते थे वो, जनक पौधे। इन्हें क्या कहा जाता था, जनक पौधे कहा जाता था। अब दूसरा चरण होता था जनक पौधों में से एक को नर व दूसरे को मादा बनाना। अब कैसे, ये मैंने लिखा है जो सेंटेंस, इसका मतलब क्या है। तो इसमें भी दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है विपुंसन और दूसरा आता है बैगिंग। अब इनको आप समझ ले पहले, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। विपुंसन का मतलब है, आपने सबने अपन ने पुष्प पढ़ा हुआ है ना, तो पुष्प यदि हम देखें तो उसमें 4 चक्र होते हैं। ये बाह्य दल, ये दल, फिर बीच में क्या पाया जाता है, ये स्त्री अंग, जायांग पाया जाता है। और ये क्या पाया जाता है, पुंमग, जो कि पुरुष अंग है। तो विपुंसन का अर्थ क्या है कि जिस पौधे को मादा बनाना है, उसके जो पुंमग है उसको क्या किया जाएगा, चिमटी से तोड़कर हटा दिया जाएगा। ये विपुंसन है। विपुंसन क्या है, जिस पौधे को मादा बनाना है उसके कुछ जो नर अंग है, पुंमग, उनको हटा दिया जाएगा काट कर, उसे कहेंगे हम विपुंसन। और उसके बाद इसकी बैगिंग कर दी जाएगी। मीन्स या तो पूरे पुष्प को ही ऐसे बैगिंग कर दिया जाएगा या फिर वर्तिकाग्र को किसी बहुत पतले कपड़े से या पार्चमेंट पेपर से ढक दिया जाएगा, उसे कहते हैं बैगिंग, ताकि किसी अन्य माध्यम द्वारा उसमें परागण ना हो पाए। ठीक है, तो इसमें ये पौधा जो है ये क्या बन गया, मादा बन गया। अब जो दूसरा पौधा है उसमें से क्या किया जाएगा, पराग कणों को लिया जाएगा और लेकर इसकी बैगिंग को हटाकर इसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस क्रिया में केवल जो मादा पौधा होगा उससे ही बीज और फल प्राप्त होंगे। जो नर पौधा होगा उसके फलों और बीजों को नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए किसी कंडीशन में वहां पर स्वपरागण हो भी गया है तो नर पौधे से किसी भी फल और बीज को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे चरण में इस क्रिया द्वारा जब कराया जाएगा विपुंसन, बैगिंग और फिर परागण कराया जाएगा, कृत्रिम परागण कराया जाएगा, तो उससे जो जनरेशन प्राप्त होगी उस जनरेशन को कहा जाता है प्रथम पीढ़ी। या फिर जब हम आरेखिक निरूपण करते हैं तो हम उसको लिखते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। इनमें विपुंसन, बैगिंग और परागण, ये पेरेंट्स चुने, इनमें एक को नर एक को मादा बनाया। कैसे बनाया, विपुंसन द्वारा, बैगिंग कराया, फिर कृत्रिम रूप से परागण कराया, जिससे F1 जनरेशन प्राप्त होगी। और इसका उन्होंने क्या किया, आकलन किया कि कितने पौधे हुए और वो पौधों में से कितने पौधे किसके समान हैं, जो नर बनाया था उसके समान है या मादा के समान है। उसके बाद और उन्होंने प्रयोग किए
प्रथम पीढ़ी से प्राप्त, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों का क्या किया उन्होंने, फिर से उनको स्वपरागण करने दिया, यानी तब इन क्रियाओं को नहीं अपनाया, विपुंसन बैगिंग परागण नहीं किया। F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई उसके पौधों में स्वपरागण होने दिया, फिर उसके जो रिजल्ट्स आए उनका आकलन किया कि कितने पौधे कैसे कैसे लक्षणों वाले प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे कहा गया F2 जनरेशन, द्वितीय पैतृक पीढ़ी, ठीक है। और फिर उसके बाद और किया तो F3 पीढ़ी। इस तरह से F1, F2, F3 पीढ़ियां उनको प्राप्त हुई। इसके जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए उन प्रयोगों को बार बार दोहराया और विभिन्न लक्षण, मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे, तो प्रत्येक लक्षण के लिए ये प्रयोग किए और करने के बाद जब देखा उन्होंने कि रिजल्ट्स एक जैसे आ रहे हैं, गणितीय रूप से उन्होंने चार्ट बनाया, शतरंज पट्ट विधि द्वारा समझाया, और शतरंज पट्ट विधि को पुनेट वर्ग भी कहा जाता है। इस तरह से उन्होंने तीनों नियम बताए, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया कि कौन से चरण थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब मेंडल्स के नियम, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो ये था मेंडल के प्रयोग के चरण। अब हम बढ़ते हैं कि उन्होंने प्रयोग कैसे कैसे किए ना, उसको अच्छे से समझते हैं। तो ये इस तरह से विभिन्न चरणों का प्रयोग करके मेंडल ने नियम दिए थे। तो पहला नियम क्या था उनका? पहला नियम था प्रभाविता का नियम। ठीक, मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेपरेशन, इसे पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम ही कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम। F1 जनरेशन में जो गैमीट्स बनते हैं, जो परागकण बनते हैं, जो वर्तकाग्र के अंदर अंड कोशिका बनती है, उनमें शुद्धता होती है, ये हम समझेंगे। इसीलिए इसे कहा गया युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनके शब्दों में ही हम नियम को समझ सकते हैं। प्रभाविता का नियम यानी F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। पृथक्करण का नियम F1 जनरेशन में मिक्स्ड हाइब्रिड जो संकर जाति होती है उससे जब गैमेट बनते हैं तो बिल्कुल शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, इसीलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी यदि हम दो लक्षणों को एक साथ प्रकट होते देखना चाहें तो भी वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से कहीं भी किसी के साथ भी प्रकट करते हैं, यानी कोई भी लक्षण विपरीत दूसरे लक्षण के साथ में प्रकट हो सकता है। अपव्यूहन कहीं भी घूम घाम कर आ सकता है, स्वतंत्र है वो अपने आप को प्रकट करने के लिए। तो ये 3 नियम हैं। इनमें से ये जो 2 नियम हैं ये एक संकर क्रॉस से संबंधित हैं और ये जो तीसरा नियम है ये द्विसंकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस, दोनों अलग अलग से संबंधित हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है। प्रभाविता का नियम देखिए कितना सिंपल है। एक संकर क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था कि 2 जनक पौधों को लिया गया
और उनमें कृत्रिम रूप से परागण कराया गया। तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, उस पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न हुए वो किसी एक जनक के समान थे दिखने में लक्षण प्रारूप में। तो उसी को यदि हम नियम के रूप में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम क्या है कि जब एक जोड़ा मतलब एक नर और एक मादा, विपरीत एक जोड़ा मीन्स उसका एक लक्षण किसका? नर का, और एक लक्षण किसका? मादा का। विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। तो जोड़े का मतलब पेरेंट जो एक नर और एक मादा, उसमें से जोड़े का केवल एक ही लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है। प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन पीढ़ी में प्रकट होता है। ये है प्रभाविता का नियम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रभाविता का नियम। अब इसमें आप समझें कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है, उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मेंडल ने 2 पौधे लिए। एक पौधा हमने चरण में पढ़ा था कि बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध समयुग्म जीन, यानी दोनों जीन एक जैसी हैं। लंबा पौधा का लिया। ये जनक है। कैसे, कौन से पौधे हैं ये? जनक पौधे, पेरेंट पौधे। एक ये है जनक पौधा, और दूसरा पौधा जो जनक पौधा है ये है। ये कैसा है? ये भी शुद्ध है। ये भी कैसा है? समयुग्मजी। और ये कैसा है? बौना। कैसा है? बौना। अब इसको नर बना लिया, यानी परागकण इसके उपयोग करेंगे, और इसको मादा बना लिया। अब आप बताइए कि विपुंसन किसका किया गया होगा? इसका या इसका? अभी बताया था आपको, विपुंसन यानी पराग कोशों को निकालकर हटा देना। तो किसके हटाए गए होंगे? ऑब्वियसली जिसको मादा बनाया गया है उसका विपुंसन कर दिया गया होगा, बैगिंग कर दी गई होगी, और उसके बाद ये जो नर है इसके परागकणों को चिमटी से लेकर इसके वर्तिकाग्र पर डाला गया। आप यदि इस प्रयोग को करते हैं तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इनके जो युग्मक होंगे यानी इसके जो परागकण होंगे उनमें कौन सी जीन होगी? ये जब पृथक किया जाता है तो जीन क्या हो जाती है? अलग अलग, क्योंकि जो भी गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स के बनने में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो प्रत्येक जीन कितने भागों में टूट जाती है? 2 भागों में। तो ये जीन भी कितने, ये गुणसूत्र भी 2 भागों में टूटेंगे, गुणसूत्र 2 भागों में टूटेंगे, तो जीन भी दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरह के प्राप्त होंगे युग्मक, और इनमें जब क्या किया जा रहा है? इनके परागकणों को इसमें डाला जा रहा है। तो इसका जायान और इसका हुमक, इनसे जो पौधा प्राप्त होगा, मैं कलर चौक से लिख देती हूँ,
ये जो पौधा हमें प्राप्त हो रहा है ये कैसा होगा, इसका बीज इस तरह का होगा। अब इसमें और इसमें यदि क्रॉस होगा तो इस क्रॉस से भी जो हमें पौधा प्राप्त होगा वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा। इससे यानी जितने भी पौधे हमें प्राप्त होंगे सारे पौधे इसी टाइप के प्राप्त होंगे। अब इनमें दो शब्द आते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप आप देख रहे हैं कि ये जीनोटाइप कैसा पौधा है, संकर है, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों जीन अलग अलग लक्षणों वाली है, ये लंबा और ये बौना, ये लंबा और ये बौना। यहाँ पर हमको जीनोटाइप कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, अशुद्ध। कौन सी जनरेशन है ये, फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पर ये जनक पौधा था, अब हमको कौन सी जनरेशन प्राप्त हुई है, F1 जनरेशन, प्रथम पैतृक पीढ़ी। ये हमने खुद कृत्रिम संकरण करके प्राप्त किए। तो ये F1 जनरेशन में जो भी पौधे हमें प्राप्त हुए ये जीनोटाइप अशुद्ध पौधे थे। किंतु फिनोटाइप कैसे थे ये फिनोटाइप सभी पौधे कैसे थे, लंबे पौधे। कैसे पौधे थे ये, सारे पौधे जितने भी प्राप्त हुए लंबे पौधे थे। ये अशुद्ध थे। अशुद्ध को दूसरी भाषा में संकर भी कहा जा सकता है। संकर मीन्स दो प्रजातियों के लक्षण एक साथ जो कि विपरीत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब देखिए, अब हमने मेंडल के चरणों में पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए हैं उनमें स्वपरागण होने दिया गया। जब स्वपरागण होगा तो ये एक पौधा मान लीजिए हम लेते हैं, तो इसके जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इस तरह से बनेंगे। ठीक, अब इनमें क्या होने दिया गया, स्वपरागण। इनमें क्या होने दिया गया, स्वपरागण होने दिया गया। यदि स्वपरागण हो रहा है तो स्वपरागण में भी यदि इसके साथ ये जुड़ता है तो ये पौधा प्राप्त होगा, इसके साथ ये जुड़ता है तो ये पौधा प्राप्त होगा, है ना। अभी मैं इसको समझाती हूँ आपको। और इसके अलावा यदि ये और ये होंगे तो कैसा मिलेगा हमको, ये इस तरह का पौधा प्राप्त होगा। यदि ये और ये जुड़ेंगे तो किस तरह का पौधा प्राप्त होगा हमें, इस तरह का। इसको हम एक शतरंज पट के द्वारा समझते हैं। ये है पोनेट वर्ग भी इसे कहा जाता है। देखिए, इसमें ये है नर और ये है मादा। इसके भी नियम होते हैं बनाने के कि किस तरफ नर को रखना है और किस तरफ मादा। तो नर मतलब जिसके परागकण है, तो कैसे इनके गैमीट बने हैं, देखिए ये और ये। तो नर के गैमीट ऐसे बने हैं और जो मादा गैमीट है वो भी ऐसे बने हैं। ठीक, इसे कहा जाता है शतरंज पट अथवा पोनेट वर्ग। इसको मैं डिफरेंट कलर दे देती हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आए। ये नर है और ये मादा है। ठीक है, ये पौधे कैसे प्राप्त हुए ये मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, इसको मैं कलर कर देती हूँ। जो पौधे अभी हमको ये प्राप्त हुए हैं ये है F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन के ये पौधे हमको प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखिए कैसे मिलेंगे पौधे। इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो ये मिलेगा हमें, ये एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर ये यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक, फिर यहाँ पर जो है ये यहाँ से ये यहाँ से। यहाँ पर आए अपन तो यहाँ पर कैसा पौधा मिलेगा हमें,
एक, ये वाला और ये, ठीक। ये बीच में एक निशान है, इसको आपको कुछ स्मॉल टी मत समझिएगा। अब देखिए ये पौधा दिखने में कैसा होगा, लंबा। ये पौधा दिखने में कैसा होगा, लंबा। उन्होंने देखा, प्रयोग किए, ये पौधा भी दिखने में कैसा था, लंबा, और ये पौधा कैसा था, बौना। ये पौधा यानी लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए, लंबे 3 और बौना 1 पौधा प्राप्त हुआ, ठीक। अब यदि हम लंबे में भी देखें तो इन तीनों में फर्क है। ये तीनों लंबे हैं, किंतु इसमें से एक शुद्ध है और बाकी कैसे हैं, संकर, ठीक। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं। जो लंबे 3 पौधे प्राप्त हुए हैं, इन लंबे 3 पौधों में से देखिए 3 कैसे हैं, ये एक तो ऐसा है, दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा है, मतलब इनमें भी फर्क है। तो ये कैसा है, शुद्ध पौधा है, और ये कैसे पौधे हैं, ये संकर पौधे हैं। ये कैसे पौधे हैं, संकर। तो ये यदि हमको 4 पौधे प्राप्त हुए हैं तो उसमें से इसका परसेंट कितना आएगा, 25%, इसका कितना आएगा, 50%, और बौना पौधा हमें कितना प्राप्त हुआ, केवल 1 प्राप्त हुआ, और वो किस तरह का है, इस तरह का। बौना पौधा 1 मिला, ये भी कैसा है, शुद्ध और संयुग्मजी। तो ये भी 1 ही मिला है, मतलब ये कितना मिला हमको, 25%, ठीक। ये F2 जनरेशन थी। कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन। ये वाली जो हमको ये जनरेशन प्राप्त हुई है, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। ये एक संकर क्रॉस भी है, देखिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक संकर क्रॉस में भी यही एग्जाम्पल देना है, प्रभाविता के नियम में भी यही एग्जाम्पल देना है, और पृथक्करण के नियम में भी यही एग्जाम्पल चल जाएगा। बस इसको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा हर एक में अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया सबको, कि ये पेरेंट्स पौधे थे, पेरेंट्स पौधे के जो गैमेट बने उनमें हमने कृत्रिम निषेचन करवाया, कृत्रिम परागण करवाया, एक को नर और एक को मादा बनाकर। जो फर्स्ट जनरेशन मिली वो पूरे लंबे पौधे थे, इसीलिए वो लंबे पौधे थे, मतलब लंबे पौधे थे तो उनको फिर प्रयोग किया गया कि ये लंबे थे, तो बौने वाला जो बौने पौधे के लक्षण थे वो कहाँ गए। तो उसके लिए व्युत्क्रम संकरण, परीक्षार्थ संकरण, पूर्वज संकरण कराया गया, तो पता चला कि बौना वाला लक्षण कहीं छुपा हुआ था जो बाद में दिख गया। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बौना एक भी पौधा नहीं मिला फर्स्ट जनरेशन में, तो बौना पौधा कहाँ गया भाई, कहाँ गायब हो गया। जब हमने सेकेंड जनरेशन के लिए उनमें स्वपरागण होने दिया तो एक बौना पौधा हमको प्राप्त हो गया, मतलब बौना वाला जो लक्षण था वो कहीं ना कहीं छुप गया था। छुप गया था मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया था। तो जो लक्षण पहली जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, और जो दिखा देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण जो है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, मेंडल ने जो 7 लक्षणों पे प्रयोग किए वो 7 लक्षण भी बताए थे। उनमें से बताया था कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा लक्षण अप्रभावी है। जो प्रभावी है उसको कैपिटल से प्रदर्शित किया जाता है, और उसी का जो शॉर्ट लेटर है, स्मॉल लेटर है, उसको अप्रभावी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इस एग्जाम्पल को एज इट इज रहने देती हूँ, केवल नियम हटा देती हूँ, इसी से आपको द्वितीय सेकेंड लॉ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेंडल का सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ,
लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन पृथक्करण का नियम। सेकेंड लॉ पृथक्करण का नियम। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कि जब, देखिए मैं नियम बोल रही हूं, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों वाले पौधों को में एक संकर क्रॉस कराया जाता है तो वो बिना मिश्रित हुए फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर एक साथ रहते हैं, बिना मिश्रित हुए रहते हैं, और जब इनके युग्मक बनते हैं तो दोनों लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, युग्मकों में पृथक पृथक हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए पृथक्करण का नियम। और युग्मक जब पृथक पृथक होते हैं तो इसमें इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता और इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि दोनों कैसे थे, विपरीत लक्षण। तो इसीलिए युग्मक शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। वेरी सिंपल। चलिए अच्छे से इसको अपन लिखते हैं। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों का एक संकर कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वे दोनों लक्षण, ये देखिए यहाँ पर, बिना मिश्रित हुए एक साथ रहते हैं एवं युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मक मतलब परागकण और अंडकोशिका, युग्मकों के निर्माण के समय पूर्ण व शुद्ध रूप से पृथक हो जाते हैं। ये है पृथक्करण का नियम। पृथक हो जाते हैं तो पृथक्करण का नियम, शुद्ध रूप से अलग होते हैं मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। वेरी सिंपल। देखिए यहाँ मैं साथ साथ में जो एग्जाम्पल लिखा इसके साथ में बता रही कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर द्वारा साथ साथ लाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ये बिना मिश्रित हुए एक साथ रहते हैं, यानी पहले बीज बना होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फ्लावर बनेंगे, इतना लंबा समय वो एक साथ रहेंगे। और जब फ्लावर बनेंगे, परागकण और अंडकोशिका बनेगी तो इनके गैमीट्स जब बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो उस समय इनके जो गैमीट बनेंगे उसमें ये दोनों जो विपरीत जीन है, एक लंबे की और एक बौने की, ये दोनों पृथक पृथक हो जाएगी
और पृथक पृथक हो गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब इनमें स्वपरागण होगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो उससे जो पौधे प्राप्त होंगे, उन पौधों में, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में एक भी बौना पौधा नहीं था, किंतु द्वितीय पीढ़ी में हमको एक बौना पौधा प्राप्त हुआ। एक बौना पौधा प्राप्त होने का मतलब है कि बौनेपन का लक्षण भले ही प्रथम पीढ़ी में दिख नहीं रहा था, किंतु वहां पर मौजूद था, जो कि अपने आप को उसने द्वितीय पीढ़ी में प्रकट कर दिया। और वो तभी प्रकट हो पाया जब वो शुद्ध था। और इसी तरह हम बौनेपन को छोड़ दें, यदि हम लंबे पौधे के इसमें आए, तो लंबे पौधे में भी 25% हमको शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ मतलब जो लंबा पौधा था वो भी बौनेपन के जो जीन है उससे प्रभावित नहीं हुआ, अपने आप को उसने अलग रखा। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम में भी वही एग्जाम्पल आपको काम आएगा जो प्रभाविता के नियम में काम में आता है। प्रभाविता के नियम में भी आपको इतना ही समझाना पड़ेगा कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो प्रभावी लक्षण, जो प्रकट नहीं हो रहे हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी लक्षण, वो F2 जनरेशन देखने पे जो अप्रभावी लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। यहाँ पर आपके समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि यदि दो पौधे लिए जाते हैं, एक शुद्ध रूप से शुद्ध समयुग्मजी लंबा और एक पौधा लिया जाता है शुद्ध समयुग्मजी बौना, इनमें कृत्रिम परागण कराया जाता है। तो कृत्रिम परागण कराने पर जो फर्स्ट जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है F1 जनरेशन, उसमें फिनोटाइप जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं सब कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। किंतु जीनोटाइप देखें तो ये अशुद्ध होते हैं, संकर पौधे होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? सारे पौधों में जो दो जीन है, दोनों विपरीत जीन होती है, लंबे की और एक बौने की। ठीक है, F1 जनरेशन में यदि स्वपरागण होने दिया जाए, इन दोनों के बीच में क्या होने दिया जाता है? स्वपरागण होने दिया जाए तो क्या होगा? जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स के आने में हमें मिलता है, क्या मिलता है? हमें 3 प्रकार के पौधे मिलते हैं। यदि हम लक्षण प्रारूप देखें तो 2 ही प्रकार के मिलते हैं। लक्षण प्रारूप में देखें तो लंबे पौधे मिलते हैं और बौने मिलते हैं। लंबे 75% मिलते हैं और बौने कितने मिलते हैं? 25%। ये लक्षण प्रारूप F2 जनरेशन में 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। जो 75% लंबे पौधे हैं उनका यदि परीक्षण किया जाए तो परीक्षण करने पर पता चलेगा कि उन 75% में से 25% शुद्ध लंबा पौधा है और जो 50% है वो हाइब्रिड पौधे हैं। कौन से पौधे हैं? हाइब्रिड। ये लंबे पौधे यदि 75% है तो उसमें 25% शुद्ध लंबा पौधा, 50% संकर लंबे पौधे और 25% बौना पौधा मिला, बौना पौधा आया। बौना पौधा आया मीन्स फर्स्ट जनरेशन में कहीं नहीं था पर सेकेंड जनरेशन में उन्हीं के बीच से आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं गैमीट के रूप में उपस्थित था और वो गैमीट ने यहाँ पर अपने आप को शो किया। इसी तरह लंबा वाला जो लक्षण था ये भी बौनेपन के साथ में रहा किंतु मिक्स नहीं हुआ, इसने भी यहाँ पर शुद्ध रूप से अपने आप को प्रकट किया। इसीलिए इसे पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट जनरेशन में जो पौधे हमें प्राप्त हुए थे उसमें से नर पौधों के गैमीट को इस तरह से लिया, मादा पौधे के गैमीट को इस तरह से लिया। इनमें क्रॉस ये अलग अलग कलर से मैंने बताया है। तो ये जो पौधे प्राप्त हुए इसमें 1, 2, 3 ये लंबे पौधे और एक कैसा पौधा प्राप्त हुआ? बौना। यानी 100% में से 75% लंबे और 25%
बौना। 75 में से भी जीनोटाइप यदि हम देखें तो 25% शुद्ध पौधा और 50% संकर पौधे प्राप्त हुए। इससे ये पता चलता है कि जब गैमेट बने सेकेंड जनरेशन के तो दोनों विरोधी जीन एक दूसरे से अलग अलग। ये था पृथक्करण का नियम। बच्चों अभी जो हमने ये पढ़ा है ना, ये एग्जाम्पल जो है ये तीनों के लिए परफेक्ट है। यदि एक संकर क्रॉस आता है तो उसमें एक संकर की डेफिनेशन लिखनी है, यही लिखना है। यदि आपको प्रभाविता का नियम आता है तो भी आपको डेफिनेशन उसकी लिखनी है, एग्जाम्पल ये लिखना है। पृथक्करण का नियम आता है तो भी एग्जाम्पल ये लिखना है, एक्सप्लेन थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसको चेकर बोर्ड की सहायता से समझेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल था शतरंज पट्ट पुनेट वर्ग भी इसे कहा जाता है। किसी किसी बुक में शतरंज पट्ट विधि ना लिखकर पुनेट वर्ग लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल, बहुत सरल मेंडल्स के लॉ थे। चलिए अब मेरे प्रश्न। मेंडल ने शुरुआत में कितने नियम दिए थे? दूसरा प्रश्न, वर्तमान में मेंडल के कितने नियम हैं जो पढ़े जाते हैं? तीसरा प्रश्न, मेंडल के प्रभाविता का नियम किस क्रॉस से संबंधित है? अगला प्रश्न, एक संकर क्रॉस से मेंडल के कौन कौन से नियम संबंधित हैं? ठीक है, अब आखिरी प्रश्न, विपरीत लक्षणों को साथ में लाने पर F2 जनरेशन में पाए जाने वाले पौधों का अनुपात बताइए। ठीक, ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परंतु पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।